हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आज हम पढ़ेंगे जैव अणु। हम इस सीरीज के माध्यम से आपको कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी रीडिंग लाइन बाय लाइन कवर करा देते हैं, जिससे आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। आप डिटेल लेक्चर लिए रहते हैं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करनी होती है, तो आपके लिए यह सीरीज बेस्ट है, जिसमें आप कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं, वो भी लाइन बाय लाइन। आज हम पढ़ेंगे जैव अणु, जो कि क्लास 11 में हम ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 के यहाँ से पूरे चैप्टर हो जाएंगे और इसके बाद हम क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। आप सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के होम पेज में जाकर देख सकते हैं। जैव-अणु एक छोटा चैप्टर है और यहाँ से नीट में लगभग 2 से 3 सवाल, कभी कभी 4 सवाल आ जाते हैं, तो आप इस चैप्टर को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आप इस लेक्चर लेने के बाद आपको ये चैप्टर टफ नहीं लगेगा। सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बिना किसी उसके। तो चलते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। जैव-अणु, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल। शुरू करते हैं, इसके बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रही है। इस जीव मंडल में विविध प्रकार के जीव मिलते हैं। मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी जीव रासायनिक संगठन की दृष्टि से एक ही प्रकार के तत्वों एवं यौगिक से मिलकर बने हैं। आप रसायन विज्ञान में सीख चुके होंगे कि तत्वों का विश्लेषण कैसे करते हैं। यदि पादप व प्राणी ऊतकों एवं सूक्ष्मजीवी लेई में तत्वों का परीक्षण करें तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व अन्य तत्वों की एक सूची प्राप्त होती है, जिनकी मात्रा जीव ऊतकों के प्रति इकाई मात्रा में भिन्न भिन्न होती है। आगे एनसीईआरटी बोल रही है, यदि उपरोक्त परीक्षण निर्जीव पदार्थ जैसे भूपर्पटी के एक टुकड़े का करें तब भी हमें तत्वों की उपरोक्त सूची प्राप्त होती है, लेकिन उपरोक्त दोनों सूचियों में क्या अंतर होता है। एनसीईआरटी बोल रही है कि जब हम किसी सजीव की एक कोशिका का अध्ययन करते हैं या फिर हम भूपर्पटी का अध्ययन करते हैं, छोटे से टुकड़े को लेकर अध्ययन करते हैं, तो उनमें काफ़ी समानताएं होती हैं। आगे एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ को देखेंगे। सभी तत्व जो भूपर्पटी के नमूने में मिलते हैं वे सभी जीव ऊतकों के नमूनों में भी मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर लीजिए कि जो सभी तत्व होते हैं जो भूपर्पटी में मिलते हैं, वो सभी तत्व कहाँ पर मिलते हैं, जीव के ऊतकों के नमूनों में भी मिलते हैं, बस उनकी मात्रा अलग अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर भी सूक्ष्म परीक्षण से पता चलता है कि कार्बन व हाइड्रोजन की मात्रा अन्य तत्वों की अपेक्षा किसी भी जीव में भूपर्पटी से सामान्यता अधिक होती है। जो भूपर्पटी होती है उससे ज़्यादा क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो हमारे शरीर में ज़्यादा होता है। ना ही केवल कार्बन हाइड्रोजन, बल्कि कौन कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या होते हैं, हमारे शरीर में ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ एक और होता है क्या, सल्फर। सल्फर भी हमारे शरीर में ज़्यादा होता है। आप कैसे याद कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी में लिख लीजिए, कौन सल्फर, CHON और सल्फर, ये क्या होते हैं, हमारे शरीर में ज़्यादा होते हैं। कहाँ से ज़्यादा होते हैं, भूपर्पटी से ज़्यादा होते हैं। ये 5 है इंपॉर्टेंट। CHON कार्बन, नाइट्रोजन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन और S से सल्फर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ लेता है प्रश्न। आप इसको साइड में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी बोल रही है, रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करें। इस तरह से हम पूछ सकते हैं कि जीवों में कार्बनिक यौगिक किस रूप में मिलते हैं। उपरोक्त उत्तर पाने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा। इसका उत्तर पाने के लिए हमें रासायनिक विश्लेषण करना पड़ेगा। हम किसी भी जीव ऊतक जैसे सब्जी या यकृत का टुकड़ा आदि लेकर खलर व मूसल की सहायता से, खलर व मूसल क्या होता है, वो ओखली नहीं होती है गाँव में छोटा, जिसमें हम चाय बनाने के लिए अदरक कूटते हैं, आप वो समझ लीजिए, वही, उसी को क्या बोलते हैं, खरल व मूसल की सहायता से ट्राइक्लोरोएस्टिक अम्ल, ये इंपॉर्टेंट है, क्या लेते हैं, ट्राइक्लोरोएस्टिक अम्ल लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप फार्मूला भी याद रखिएगा, Cl3CCOOH, ट्राइक्लोरोएस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है, के साथ पीसते हैं। जिसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, जिसके बाद हमें गाढ़ा कर्दम प्राप्त होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लैरी बोलते हैं। पुनः इन्हें, जो हमें गाढ़ा कर्दम मिला, इससे क्या करते हैं, एक सूती कपड़ा लेकर इसे क्या करते हैं, कपड़े में रखकर कसकर निचोड़ते हैं, या जिसे बोल सकते हैं आप छांटते हैं। जिसके बाद में हमें 2 अंश प्राप्त होते हैं। एक अंश जो अम्ल में घुल जाता है या घुला होता है, उसे क्या बोलते हैं, निस्यंद बोलते हैं।
जो कहाँ पर आ जाता है, जो कपड़े से छन के नीचे आ जाता है। वहीं पर दूसरा अंश क्या होता है, दूसरा अंश अम्ल में अविलेय होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं दारित। ये दो भाग मिलते हैं, पहला निस्यंद और दूसरा दारित। दारित कहाँ मिलता है, अम्ल अविलेय अंश में, जो हमारे कपड़े में रह जाता है, और जो निस्यंद हो जाता है वो नीचे छनकर आ जाता है। वैज्ञानिक ने अम्ल घुलनशील भाग में हजारों कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त किया है। कहाँ से प्राप्त किया है, अम्ल घुलनशील भाग से प्राप्त किया है, ये ध्यान रखिएगा। तुम्हें उच्च कक्षाओं में बताया जाएगा कि जीव ऊतकों के नमूने का विश्लेषण व इनमें मिलने वाले विशेषकर कार्बनिक यौगिकों की पहचान कैसे की जाती है। किसी निचोड़ में मिलने वाले विशेष यौगिकों को उनमें मिलने वाले अन्य यौगिकों से अलग करने के लिए विभिन्न पृथक्करण विधि अपनाते हैं, जब तक कि वह अलग नहीं हो जाता है। दूसरे शब्दों में एक वियुक्त एक शुद्ध यौगिक होता है। विश्लेषणात्मक तकनीक का प्रयोग कर किसी भी यौगिकों के आणविक सूत्र व संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। ये जैव अणु की परिभाषा पूछेगा कि जैव अणु किसे कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को, जो सभी कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। ये परिभाषा है जैव अणु की, याद रखना। लेकिन जीवों में कुछ अकार्बनिक तत्व और यौगिक भी मिलते हैं। कार्बनिक तत्व के साथ साथ क्या हमारे शरीर पर पाए जाते हैं, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक व तत्व व यौगिक मिलते हैं, कंपाउंड मिलते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं, एनसीईआरटी बोल रही है कि हमारे शरीर में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं उनको हम कैसे पता लगाएंगे कि वो हमारे शरीर पर पाए जाते हैं। तो इसके लिए एक प्रयोग एनसीईआरटी ने बताया है। उस प्रयोग के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में इनऑर्गेनिक एलिमेंट या कंपाउंड पाए जाते हैं। कौन सा प्रयोग दिया गया, एनसीईआरटी बोल रही है एक थोड़ा भिन्न किंतु भंजक प्रयोग करना पड़ेगा। जीव ऊतक में क्या ले सकते हैं, पर्ण, पर्ण का मतलब कोई पत्ता ले सकते हैं, वह यकृत, लीवर की कोशिका या लीवर का थोड़ा टुकड़ा ले सकते हैं। अब बोलोगे कि सर ये लीवर का क्या असली में जीवित आदमी से निकाला जाएगा, नहीं, जो या फिर कोई बलि वाला बकरा हो गया, या बोल सकते हैं कोई मृत जानवर हो गया, उसका लीवर ले सकते हैं। इस प्रकार हम इसको ले सकते हैं। थोड़ी मात्रा को तौलकर या नम भार कहलाता है। जो थोड़ी मात्रा हम लेंगे शुरू में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नम भार। फिर इसको क्या करते हैं, इसको धूप में रखकर अच्छी तरह से सुखा लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शुष्क कर लेते हैं, जिससे संपूर्ण जल वाष्पित हो जाता है। जो जल उसमें उपस्थित था वो वाष्पन के द्वारा क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। जो अब बचता है उसे क्या बोलते हैं, शुष्क भार बोलते हैं। यदि ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप में CO2 व जल में वाष्प के रूप में अलग हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे ये नहीं ध्यान देते कि इनका क्या हो रहा है। यदि इनको पूर्ण रूप से क्या करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों का केवल होता है, याद रखिए, कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकृत याद रखना, वहां पर दे देगा अपचयन होता है, तो अपचयन गलत हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, किसमें, गैसीय रूप में। क्या बनता है, CO2 और जल बनता है। आपको दहन की अभिक्रिया याद होगी, वही अभिक्रिया होती है यहाँ पर। बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। जो राख रूप में बचता है उसे क्या बोलते हैं, उसे भस्म बोलते हैं। राख रूप में जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। इस भस्म में अकार्बनिक तत्व होते हैं। ये जो भस्म बची है इसी को क्या बोलते हैं, अकार्बनिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। अकार्बनिक यौगिक जैसे सल्फेट, फास्फेट आदि अम्ल घुलनशील अंश पर मिलते हैं। यह भी हाईलाइट कर लीजिए कि कौन कहाँ पर मिलता है। अकार्बनिक है कौन कौन, सल्फेट, फास्फेट आदि कहाँ पर मिलते हैं, अम्ल घुलनशील अंश पर मिलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, निस्यंद बोलते हैं, वहां पर मिलते हैं। इस कारण से तत्वीय विश्लेषण से किसी जीव ऊतक के तत्वीय संगठन की हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन आदि के रूप में जानकारी मिलती है। यह अभी सारणी दी गई है, इसको देखते हैं। पहले एनसीईआरटी थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं। यौगिकों के परीक्षण से जीव ऊतकों में उपस्थित कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी मिलती है। रासायन विज्ञान के दृष्टिकोण से क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक यौगिक आदि की पहचान की जाती है। किंतु जब जीव विज्ञान की दृष्टि से इन्हें अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, क्षार, वसा अम्ल इत्यादि में वर्गीकृत करते हैं।
एनसीईआरटी ये बोल रही है कि रसायन विज्ञान से तो हम पता कर सकते हैं कि ये एल्डिहाइड समूह इस पे उपस्थित है, कि कीटोन समूह उपस्थित है, कि अल्कोहल समूह उपस्थित है। लेकिन हम जब जीव विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो इनको एल्डिहाइड कीटोन नहीं बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? या तो अमीनो अम्ल बोलेंगे, या न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, या न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, वसा बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे, आदि में वर्गीकृत करते हैं जो जीव विज्ञानी होते हैं वो। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसमें इनके एक कार्बन अल्फा कार्बन पर एक अमीनो समूह व एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं? इसलिए इन्हें अल्फा अमीनो अम्ल बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि इनके अल्फा जो कार्बन होता है उस पर क्या लगा होता है? या तो एमीन समूह लगा होता है या फिर अम्लीय समूह लगा होता है, जिसे कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। ये प्रतिस्थापी मेथेन होते हैं। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? प्रतिस्थापी मेथेन होते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में कि जो अमीनो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? प्रतिस्थापी मेथेन। प्रतिस्थापी मेथेन का मतलब क्या होता है? मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। CH4 में आपको थोड़ा बता दें, जैसे मान लीजिए ये C है और इस पर क्या लगे होते हैं? 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो इन 4 हाइड्रोजनों में क्या होता है कि इनमें कोई हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा और यहाँ पर या तो NH2 समूह लगा दिया जाएगा और इधर क्या लगा दिया जाएगा? COOS समूह। तो यही क्या होते हैं? इनका प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी मेथेन बोलते हैं। ये बोल रही है एनसीईआरटी, याद रखिएगा। 4 प्रतिस्थायी समूह 4 संयोजकता स्थल से जुड़े होते हैं। ये समूह हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक समूह, अमीनो समूह तथा भिन्न परिवर्तनीय समूह, जिसे R समूह कहते हैं, से व्यक्त करते हैं पाए जाते हैं। R समूह की प्रकृति के आधार पर अमीनो अम्लों को अनेक प्रकार के होते हैं। जो R समूह होता है उसके आधार पर हम अमीनो अम्लों को अनेक प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर भी प्रोटीन में उपलब्धता के आधार पर ये 20 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, 21 प्रकार के नहीं, यहाँ पर क्या है? 20 प्रकार के होते हैं। अपनी एनसीईआरटी में सही कर लीजिएगा, 20 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन के अमीनो अम्लों में R समूह, हाइड्रोजन समूह, अमीनो अम्ल ग्लाइसिन मेथिल समूह, एथिलीन, हाइड्रोक्सो मेथिल समूह, सेरीन आदि हो सकते हैं। बोल रहा है कि R की जगह या तो हाइड्रोजन रख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन होगा R की जगह तो क्या होगा? उसे बोलेंगे ग्लाइसिन। यदि R की जगह मेथिल समूह है, CH3 है, तो उसे क्या बोलेंगे? एलेनिन। या फिर हाइड्रोक्सी मेथिल समूह है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी मेथिल समूह को क्या बोलते हैं? CH2OH, तो उसे बोल देंगे सेरीन। इसके देखिए ये संरचनाएं दी गई हैं, आपको संरचनाएं पहले दिखा देते हैं। ये देखिए दिया गया है, इसमें देखिए ये R की जगह हाइड्रोजन दिया गया है। R की जगह हाइड्रोजन दिया गया है तो इसमें क्या हो गया? ग्लाइसिन हो गया। यहाँ पर R की जगह क्या दे दिया गया है? CH3, तो ये क्या हो गया? एलेनिन हो गया। इस लास्ट वाले में देखिए R की जगह क्या लगा हुआ है? CH2OH लगा हुआ है। ये देखिए लास्ट वाले में R की जगह क्या लगा हुआ है? CH2OH लगा हुआ है। तो इसे क्या बोल देते हैं? ये कैसा अमीनो एसिड हो जाता है? एल्कोहलिक अमीनो एसिड हो जाता है। इनकी संरचनाएं दी गई हैं एनसीईआरटी में। कभी कभी ये संरचनाएं देकर पूछ लेगा कौन सा अमीनो अम्ल है, तो आपको ये संरचनाएं याद रखनी है। अब ऊपर फिर चलते हैं जहां पर थे, ये सही कर लेना। 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। इनमें 3 के चित्र एनसीईआरटी में दिए गए हैं जो हम देख चुके हैं। अमीनो अम्लों के भौतिक व रासायनिक गुण मुख्यतः अमीनो, कार्बोक्सिलिक व R क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अमीनो अम्ल होते हैं उनके भौतिक व रासायनिक गुण किन किन पर निर्भर करते हैं? तो अमीनो समूह पर, कार्बोक्सिलिक समूह पर व R क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। अमीनो व कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर अम्लीय होते हैं। उदाहरण के रूप में ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अम्लीय का उदाहरण क्या है? ग्लूटामिक अम्ल। कैसे याद रखोगे? ग्लूटामिक एसिड आ रहा है तो एसिड होगा तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। उसके बाद क्षारी, क्षारी में क्या होना आता है? लाइसिन आता है। इसके साथ एक और आता है जिसका नाम होता है क्या? आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन कहाँ पर पाए जाते हैं? ये क्लास 12 में पढ़ेंगे। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वहाँ पर कैसे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? क्षारी। उसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन भी याद रखिएगा। उसके बाद उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है?
उदासीन में एक COOH समूह होगा और एक NH2 समूह होगा। वो किस में पाया जाता है? वैलीन में पाया जाता है। अम्लीय का क्या मतलब है कि जो NH2 ग्रुप की संख्या है वो COOH से कम होगी। क्षारीय का मतलब क्या है? COOH की जो संख्या है वो NH2 से कम होगी, तो उसे क्या बोल देते हैं? क्षारीय। इस तरह से एरोमेटिक अमीनो अम्ल, एरोमेटिक में क्या होता है? जिस पर एरोमेटिक कंपाउंड उपस्थित हो वो उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक अमीनो एसिड। इसके 3 उदाहरण है। कौन कौन से? पहला टायरोसिन, फेनिल एलेनिन और ट्रिप्टोफान। फेनिल किसे बोलते हैं? पीएच बेंजीन वाले को फेनिल बोलते हैं। तो फेनिल में बेंजीन आ रहा है तो एक ऐसी हो गई, एरोमेटिक हो गई। तो इस प्रकार से फेनिल एलेनिन, टायरोसिन तथा ट्रिप्टोफान कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। अमीनो अम्लों का एक विशेष गुण होता है कि यह है कि अमीनो अम्ल NH2 व कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह आयनीकरण प्रकृति के होते हैं। जो NH2 ग्रुप होता है और COOH ग्रुप होता है कैसे होते हैं? आयनीकरण, आयनाइजेशन करते हैं। अतः विभिन्न pH वाले विलयनों में अमीनो अम्लों की संरचना परिवर्तित होती रहती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारे अमीनो अम्ल हैं उनकी जो विभिन्न pH पर उनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? परिवर्तित होती रहती है। ये देखिए इसका चित्र दिया गया है। इस पर क्या है? A नंबर जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है और जो C नंबर है उस पर निगेटिव चार्ज उपस्थित है, और वहीं पर जो बीच में है, बीच में क्या है? बीच में देखिए इस पर पॉजिटिव भी उपस्थित है और निगेटिव भी उपस्थित है। जिस पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज उपस्थित होते हैं उसे क्या बोल देते हैं? ज्विटर आयन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ज्विटर आयन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उसे क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं ज्विटर आयन। यहां से अमीनो एसिड का पोर्शन समाप्त हुआ। इसके पहले ऊपर जो 2 तालिकाएं दी हैं उनको देख लेते हैं, उनके बारे में क्या बोल रही है NCERT। ये देखिए यहाँ पर क्या किया NCERT ने कि जो भूपर्पटी पर पाए जा रहे थे और मनुष्य के शरीर पर जो तत्व पाए जा रहे थे उनको बताया है कि कौन कहाँ पर कितना पाया जा रहा है। तो इसमें आप सब याद कर लीजिए, या तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर सब याद नहीं कर सकते तो किनको किनको याद कर लीजिए कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या होता है? ये पृथ्वी पर भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना पाया जा रहा है भूपर्पटी पर? 46.6%। और हमारे मनुष्य शरीर पर भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा पदार्थ है या तत्व है जो पृथ्वी पर भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और मनुष्य के शरीर पर भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। देखिए आपको कौन कौन बताया था जो हमारे शरीर पर ज़्यादा पाया जाता है? कार्बन CHON और सल्फर। ये क्या है? ऊपर के ये जो इतने हैं ये हमारे शरीर पर ज़्यादा पाए जा रहे हैं। देखिए ये 1.4 है, 0.14, यहाँ पर 0.5 है। ये 18.5 पाया जा रहा है, ये 65 पॉइंट पाया जा रहा है। इस प्रकार ये पांचों हमारे शरीर पर क्या आ रहे हैं? भूपर्पटी से ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो आप इनको याद कर लीजिए। उसके बाद आपको और एक याद करना है, ये नीचे वाला सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? भूपर्पटी पर तो 27.7% पाया जा रहा है, लेकिन हमारे शरीर पर कितना पाया जा रहा है? नगण्य। नगण्य का मतलब एब्सेंट है लगभग। ये आपको इतने याद कर लेने हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप बाकी याद करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए नीचे दिया गया है कि CN राव द्वारा लिखित अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री से लिया गया है इसको, जो कहाँ? हैदराबाद से लिया गया है। ये भी पूछ सकता है, इसको भी याद रखिएगा। CN राव द्वारा लिखित है। जो अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री है उससे उद्धृत लिया गया है, विश्वविद्यालय प्रकाशन हैदराबाद द्वारा। उसके बाद ये देखिए दिए गए हैं जीव ऊतकों में पाए जाने वाले अकार्बनिक अवयवों की सूची। अकार्बनिक तत्वों में क्या क्या पाए जा रहे हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जल और यौगिक। यौगिक में NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फेट, ये पाए जा रहे हैं। सब इतने आयन हमारे शरीर पर अकार्बनिक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे NCERT किसके बारे में पढ़ा रही है? आगे NCERT अब पढ़ा रही है लिपिड के बारे में। लिपिड के बारे में NCERT क्या बोल रही है? साधारण लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जो साधारण लिपिड होते हैं वो पानी में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। मतलब ये पानी पर घुलते नहीं हैं। ये साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं। वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो एक R समूह से जुड़ा होता है। R समूह मेथिल CH3 अथवा एथिल C2H5 या उच्च संख्या वाले CH2 समूह हो सकते हैं, जिनकी संख्या कितनी हो सकती है?
1 से लगाकर 19 कार्बन तक हो सकती है। जो है अपना जो लिपिड है वसा जिसे बोलते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा क्या होती है? जिस पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त वसा। संतृप्त यौगिक आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। संतृप्त यौगिक क्या होते हैं? जिन पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं उन्हें संतृप्त यौगिक बोलते हैं। उसी प्रकार जिस पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त वसा। इसके साथ ही दूसरा होता है असंतृप्त, जिस पर क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1/1 से अधिक होती है। अब आगे दिया गए हैं उदाहरण। उदाहरण के लिए पालमिटिक अम्ल जो होता है, पालमिटिक एसिड में क्या बोला गया है? कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 16 कार्बन मिलते हैं। यह किसका उदाहरण है? यह है संतृप्त वसा का उदाहरण। पालमिटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जो COOH का कार्बन भी इस पर इंक्लूड है। तो ये वहां पर आपसे घुमा कर पूछ सकता है, पूछेगा कि कार्बोक्सिलिक का अम्ल के कार्बन को हटाकर पालमिटिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक कार्बन को हटाकर 15 कार्बन होते हैं। टोटल कितने कार्बन होते हैं? टोटल 16 कार्बन होते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण और नीचे दिया गया है जिसका क्या नाम है? एराकिडोनिक अम्ल। एराकिडोनिक अम्ल में कितने होते हैं कार्बन? कार्बोक्सिलिक समूह सहित 20 कार्बन होते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह को हटाकर कितने कार्बन होते हैं? 19 कार्बन होते हैं। यह किसका उदाहरण है? यह है असंतृप्त लिपिड का उदाहरण है। वसा अम्ल संतृप्त, देखिए नीचे बोला भी गया है कि वसा अम्ल संतृप्त होते हैं जिस पर बिना द्विकाबंध, बिना डबल बॉन्ड के हो सकते हैं, या असंतृप्त जिस पर एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड हो उसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त बोलते हैं। दूसरा साधारण लिपिड क्या है? ग्लिसरॉल, जो क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा साधारण लिपिड है ग्लिसरॉल, जिसे क्या बोलते हैं? इसका IUPAC नेम क्या होता है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब इसकी संरचना देखेंगे, आगे दी है, पहले NCERT रीडिंग कर लेते हैं। बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल व वसा दोनों मिलते हैं। यहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टीकृत होता है, तब वे मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड तथा ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। मोनोग्लिसराइड में वसा अम्लों की संख्या कितनी होती है? 1। डाइग्लिसराइड में कितनी होती है? 2। और ट्राइग्लिसराइड में कितनी होती है? 3 होती है। इसके बाद NCERT क्या बोल रही है? गलन बिंदु के आधार पर वसा तथा तेल कहलाते हैं। गलन बिंदु के आधार पर इनको अमीनो जो अपने लिपिड होते हैं इनको किन में बांटा गया है? इनको बांटा गया है वसा और तेल पर। तेलों का जो गलनांक होता है अपेक्षाकृत कम होता है। तेलों का गलनांक कैसा होता है? तेलों का गलनांक कम होता है और वसा का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। जो तेल होते हैं सर्दियों में क्या होते हैं? तरल के रूप में पाए जाते हैं। वहीं पर गर्मियों में जो वसा होती है, जो सर्दियों में वसा होती है, वो ठोस के रूप में पाई जाती है। आपने घर में देखा होगा कि जो हमारे घरों में सरसों का तेल होता है वो जमता नहीं है, और वहीं पर जो हमारे घर में घी या बटर पाया जाता है वो जम जाता है सर्दियों में। क्यों? क्योंकि उनका जो गलनांक है उच्च होता है, वहीं पर तेल का जो गलनांक है वो निम्न होता है। इस कारण से वो तरल अवस्था में रहता है। इसका उदाहरण NCERT में दिया गया जिंजैली तेल। जिंजैली तेल क्या होता है? आप गांव से हैं, आपने सुना होगा तिली। तिल जो होते हैं, तिली या तिल का तेल को ही क्या बोलते हैं? जिंजैली ऑयल बोलते हैं। उसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये तेल का उदाहरण है। अतः ये सर्दियों में तेल के रूप में रहता है। क्या आप बाजार में उपलब्ध वसा को पहचान सकते हैं? आप कैसे पहचानेंगे? जो सर्दियों में जम जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे NCERT क्या बोल रही है? कुछ लिपिड में फास्फोरस व एक फास्फोलिकृत कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। ये फास्फोलिपिड हैं जो कोशिका झिल्ली में मिलते हैं, जैसे लेसेथिन। लेसेथिन क्या होता है? फास्फोलिपिड होता है। कहाँ पर मिलता है? कोशिका झिल्ली का अवयव होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो फास्फोलिपिड होता है किसका अवयव होता है? कोशिका झिल्ली का होता है। इसका उदाहरण क्या है? लेसेथिन। इसकी अभी संरचना देखेंगे, आगे दी गई है। कुछ ऊतक, विशेष तौर पर तंत्रिका ऊतक में अधिक जटिल संरचना के लिपिड पाए जाते हैं। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय युक्त होते हैं। इनमें से कुछ नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल व थाइमिन होते हैं। ये शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। यदि इनमें फास्फेट समूह भी
शर्करा से स्त्रीकृत रूप में हो तो इन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। आप क्लास 12 में पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में। यहाँ भी एनसीईआरटी ने पढ़ाया है कि जो विषम चक्रीय यौगिक के साथ जब कोई एडेनिन, ग्वानिन या साइटोसिन जुड़ता है, प्यूरिन या पिरीमिडीन जुड़ता है तो क्या बनाता है? पेंटोज शर्करा से जब जुड़ता है तो क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। वहीं पर जब उससे फास्फेट समूह जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? यो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। एडेनोसिन, ग्वानोसिन, थाइमिडीन, यूरेडिन व ये संरचना दी गई है, इनको अभी देखते हैं। साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड हैं। वहीं पर जो एडेनिलिक अम्ल, थाइमेडिलिक अम्ल, ग्वानेलिक अम्ल और यूरेडिलिक अम्ल और एक होता है सिटेडिलिक अम्ल, ये क्या है? ये सभी न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उन पर फास्फेट समूह पाया जाता है, वहीं पर न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? फास्फेट समूह अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियन अम्ल जैसे डीएनए व आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए आता है जिसे क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और आरएनए को क्या बोलते हैं? राइबोस शर्करा। ये न्यूक्लिक अम्ल के रूप में काम करते हैं। अब देखिए संरचना दी गई है, इनमें देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ये तीन तो हम देख ही चुके हैं। इसके बाद ये देखिए पेंटोज शर्करा और हेक्सोज शर्करा दी गई है। पेंटोज शर्करा में क्या दिया गया है? ये राइबोज दिया गया है जिसका सूत्र क्या होता है? C5H10O5। उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद दिया गया है ये ग्लूकोज, जो क्या है? हेक्सोज शर्करा है, जिस पर कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6 कार्बन पाए जाते हैं। ये क्या है? मोनोग्लिसराइड है, एकलक इकाई होती है। उसके बाद आगे दिया गया ये शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। इसके बाद ये दिया गया है क्या? पालमिटिक अम्ल, वसाम्ल है पालमिटिक अम्ल। इस पर टोटल कार्बन कितने हैं? देखिए ये 14 कार्बन यहाँ पर पाए जा रहे हैं, एक ये 15 हो गया, और ये कार्बोक्सिलिक कार्बन वाला कितने हो गए? टोटल 16 हो गए। ये किसका उदाहरण है? संतृप्त वसाम्ल का उदाहरण है, याद रखिएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं इनको इंग्लिश में। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का क्या नाम था? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इसका IUPAC नाम है, या 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल सकते हैं। ग्लिसरॉल का नाम है, इसकी संरचना याद रख लीजिए। इसके बाद ये दिया गया है क्या? ट्राइग्लिसराइड दिया गया है। ट्राइग्लिसराइड में देखिए ये दिए गए हैं। ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड होते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये समान व असमान हो सकते हैं। और एक क्या होता है? ये देखिए एक ये ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल यही देखिए ये यहाँ पर है, ये ग्लिसरॉल हो गया। तो जो ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है? ट्राइग्लिसराइड में 3 फैटी एसिड होते हैं प्लस एक ग्लिसरॉल होता है, जो मिलकर क्या बनाता है? ट्राइग्लिसराइड बनाता है। इससे 3 H2O अलग हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? ट्राइग्लिसराइड बन जाता है। इसके बाद ये देखिए संरचना दी गई है किसकी? फास्फोलिपिड की, जिसका क्या उदाहरण है? लेसेथिन। इसकी संरचना देखते हैं, इस पर क्या क्या दिया गया है। लेसेथिन कैसे बनता है? लेसेथिन में होता है 2 फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता है, एक फास्फेट समूह होता है, एक नाइट्रोजनी बेस होता है। इस पर देखिए पहला दिया गया है फैटी एसिड, ये पहला फैटी एसिड ये दिया गया है, दूसरा फैटी एसिड ये है। इसके बाद ये देखिए ये ग्लिसरॉल समूह दिया गया है। इसके बाद क्या है? एक फास्फेट समूह होता है, ये फास्फेट समूह है। इसके बाद ये क्या है? ये क्या हो गया? ये नाइट्रोजनी बेस हो गया, जिसे क्या बोलते हैं? काइलोन, या CHOLIN नाइट्रोजनी बेस होता है। कोलिन वैसे पढ़ते हैं आप, या कॉलिन बोल सकते हैं। CHOLIN इसकी स्पेलिंग होती है। इस प्रकार लेसेथिन 4 चीज़ों से मिलकर बना आता है, 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, फास्फेट प्लस नाइट्रोजनी बेस से मिलकर बना होता है। इसके बाद ये क्लोरेस्ट्रॉल दिया गया है। ये भी क्या होता है? ये भी कोशिका झिल्ली का अवयव होता है। इसकी संरचना आप देख सकते हैं, इस पर 4 ये पाए जा रहे हैं वलय। उसके बाद ये संरचना आप याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये देखिए प्यूरिन दिया गया है। प्यूरिन में क्या क्या आता है? एडेनिन और ग्वानिन आता है, AG आता है। तो इस पर किसकी संरचना दी गई है? एडेनिन की दी गई है। आप इसको याद रखिएगा, एडेनिन में क्या होता है? 3 नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं एक वलय में, ये पूरा ऐसे आप याद रख सकते हैं। इस पर भी 2 नाइट्रोजन पाए जा रहे हैं, 2 वलय मिलकर क्या बना रही हैं? एडेनिन बना रही हैं, जो एक प्यूरिन है। उसके बाद ये नीचे दिया गया है पिरीमिडीन। पिरीमिडीन में कौन कौन आते हैं? पिरीमिडीन में 3 आते हैं। पहला थाइमीन आता है, यूरेसिल आता है, और क्या आता है? साइटोसिन आता है। ये क्या होते हैं? पिरीमिडीन होते हैं। आप पिरीमिडीन की संरचना याद रख सकते हैं, इस पर केवल एक वलय पाई जा रही है। उसके बाद ये नीचे दिए गए हैं,
इस पर देखिए ये क्या जुड़ गया है, ये एडेनोसिन है। एडेनोसिन में ये एडेनिन ग्रुप जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये नीचे क्या दिया गया है, ये यूरेडिन दिया गया है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। और यहाँ पर देखिए फास्फेट ग्रुप जुड़ गया है, तो ये क्या बन गए, न्यूक्लियोटाइड बन गए। ये क्या है, एडेनिलिक अम्ल का चित्र है, ये आप याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या एनसीईआरटी बोल रही है, प्राथमिक व द्वितीयक उपापचयज ये क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा में जीवों के हजारों छोटे बड़े यौगिकों का विलगन पृथक्करण किया जाता है, उनकी संरचना निर्धारित की जाती है और संभव हो तो उन्हें संश्लेषित किया जाता है। यदि कोई एक जैव अणुओं की एक तालिका बनाए तो उनमें हजारों कार्बनिक यौगिक और अमीनो अम्ल, शर्करा इत्यादि पाए जाएंगे। कुछ कणों में, जिन्हें खंड 9.10 में दिया गया है, ये सारणी है अभी देखेंगे, को हम उपापचयज कहते हैं। उपरोक्त सभी श्रेणी में इन यौगिकों की उपस्थिति को, जिन्हें चित्र 9.1 में दिखाया गया है, को दर्शाया गया है। कोई व्यक्ति, जो ऊपर हम देख चुके, उनके बारे में बोल रही है। इसके बाद क्या बोल रही है एनसीईआरटी, उपरोक्त सभी श्रेणियों में इन यौगिकों की उपस्थिति को चित्र 9.1 में दर्शाया गया है। कोई व्यक्ति प्राणी ऊतकों में ज्ञात कर सकता है। इन्हें क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपापचयज बोलते हैं। प्राथमिक उपापचयज क्या होते हैं, जीवों पर मिलने वाले वो उपापचयज जिनकी कोई ज्ञात भूमिका होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपापचयज बोलते हैं। प्राथमिक उपापचयज में इनके ज्ञात कार्य होते हैं, जैसे कि शर्करा, अमीनो अम्ल, लिपिड, नाइट्रोजनी क्षार इत्यादि। जब कोई पादप, कवक व सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का विश्लेषण करें तो उन्हें इन प्राथमिक उपापचयजों के अतिरिक्त हजारों यौगिक, जैसे एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड, रबड़, वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले मिलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं द्वितीयक उपापचयज। द्वितीयक उपापचयज क्या होते हैं, द्वितीयक उपापचयज वो होते हैं प्राथमिक उपापचयज में सम्मिलित नहीं होते। मतलब क्या कहने का, कि जीवों में वृद्धि और विकास में कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं करते, इनकी कोई भूमिका ज्ञात नहीं है, लेकिन इनके लिए, हमारे लिए ये फायदेमंद होते हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। जैसे रबड़ का उपयोग कर रहे हैं और तमाम चीज़ें, लैटिक्स, मसाले जो सब मिल रहे हैं, इनका हम उपयोग करते हैं। लेकिन पेड़ों पर अभी जो मानव है, पेड़ों पर इनकी कोई ज्ञात भूमिका को ज्ञात नहीं कर पाया है कि ये क्या करते हैं पेड़ों पर, इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं, द्वितीयक उपापचयज बोल देते हैं। प्राथमिक उपापचयज ज्ञात कार्य करने व सामान्य कार्य की प्रक्रियाओं में इनकी भूमिका भी ज्ञात होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपापचयज। वहीं पर जो द्वितीयक उपापचयज होते हैं, जिन प्राणियों पर पाए जाते हैं, उन पर भूमिका व या कार्य नहीं जानते हैं, जबकि इनमें से बहुत, जैसे रबड़, औषधि, मसाले, इत्र व वर्णक, मनुष्य के कल्याण में उपयोगी होते हैं। कुछ द्वितीयक उपापचयजों का पारिस्थितिकी महत्व होता है। आप बाद के अध्यायों व वर्षों में इनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। द्वितीयक उपापचयज के रूप में देखिए दिए गए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जाता है, याद रखिएगा। इन पर देखिए क्या क्या दिया गया है। वर्णक के रूप में कौन पाया जा रहा है, वर्णक के रूप में कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन 2 पाए जा रहे हैं। वर्णक के रूप में कौन कौन पाया जा रहा है, कैरोटीनॉइड व एंथोसाइनिन 2 पाए जा रही हैं। एल्केलॉइड के रूप में कौन कौन पाया जा रहा है, एल्केलॉइड के रूप में मॉर्फिन, कोडीन आदि पाए जा रहे हैं। टर्पेनॉइड के रूप में कौन कौन पाया जा रहा है, टर्पेनॉइड के रूप में मोनोटर्पेनॉइड और डाइटर्पिन्स पाए जा रहे हैं। टर्पेनॉइड में कौन आता है, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स। आवश्यक तेल के रूप में, एसेंशियल ऑयल के रूप में कौन पाया जा रहा है, नींबू घास तेल, जिसे क्या बोलते थे, लेमन ग्रास ऑयल। वहीं पर टॉक्सिक्स के रूप में क्या पाया जा रहा है, टी से टॉक्सिक्स के रूप में याद रख लीजिए एब्रिन और रिसिन, टार, टार के रूप में आप याद कर सकते हैं। टॉक्सिक के रूप में एब्रिन और रिसिन पाया जा रहा है। लेटिन्स के रूप में क्या पाया जा रहा है, लेक्टिन्स के रूप में पाया जा रहा है कोनेविलिन ए। केनेविलिन जो ए होता है वो क्या होता है, लेटिक्स होता है। वहीं पर ड्रग्स के रूप में क्या पाया जा रहा है, ड्रग्स के रूप में विनब्लास्टिन और कुर्केमिन पाया जा रहा है। ड्रग्स के रूप में क्या पाया जा रहा है, विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन बोलते हैं। और वहीं पर बहुलक पदार्थ के रूप में क्या पाया जा रहा है, अपना रबड़, ग्लूकोज, सेलुलोज इत्यादि बहुलक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है, वृहद जैव अणु के बारे में पढ़ा रही है। अम्लीय घुलनशीलता भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिक की एक सामान्य विशेषता होती है।
जो हमारे अम्ल विलेय जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, जो हम कपड़े से छाने थे उसको, तो जो हमारा नीचे छन गया था, उनकी एक सामान्य विशेषता क्या होती है? उनकी एक सामान्य विशेषता यह है कि जो उनका अणुभार होता है कितना होता है? 18 से 800 डाल्टन यूनिट के आसपास होता है। जो निस्यंद होते हैं उनका पूछेगा कि इनका अणुभार कितना होता है? लगभग 18 से 800 डाल्टन यूनिट के आसपास होता है। अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक मिलते हैं। जो ऊपर हमारे कपड़ों पर छने नहीं थे, जो बच गए थे, उन पर केवल 4 प्रकार के यौगिक मिलते हैं। कौन कौन से? पहला प्रोटीन हो गया, ये देखिए प्रोटीन हो गया, 1 मिनट। पहला क्या हो गया? प्रोटीन हो गया। दूसरा क्या हो गया? न्यूक्लिक अम्ल हो गया। तीसरा पॉलीसैकेराइड और लिपिड। और लिपिड पर क्या बनाइए? स्टोर बनाइए। लिपिड क्या होता है? लिपिड का जो भार होता है वो मतलब 18 से 800 डाल्टन यूनिट के बीच ही होता है। मतलब कहने का कि ये इसे होना चाहिए निस्यंद वाले भाग में, लेकिन ये है किस पर? धारित वाले भाग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों पहुंच गया किस पर? धारित वाले भाग में। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने बोला है लिपिड के अतिरिक्त इन श्रेणी के यौगिकों का अणुभार भी 10,000 डाल्टन यूनिट से या इसके ऊपर होता है। लिपिड को छोड़कर बाकी जो 3 पाए जा रहे हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसैकेराइड, इनका जो अणुभार होता है, ये इंपॉर्टेंट है, लिपिड को छोड़कर याद रखिएगा, 10,000 डाल्टन यूनिट या इससे ऊपर होता है, या इससे ज़्यादा बोल सकते हैं। इस कारण से इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें जैव अणु या वृहद जैव अणु बोलते हैं। आगे एनसीईआरटी बोल रही है जैव अणु अर्थात जीवों पर मिलने वाले रासायनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो जिनका अणुभार 1000 डाल्टन यूनिट से कम होता है, या बोल सकते हैं 800 डाल्टन यूनिट के आसपास होता है या उससे कम होता है, उन्हें सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं। जबकि जो अम्ल अविलेय अंश पर पाए जा रहे हैं उन्हें वृहद जैव अणु बोलते हैं, जिस पर केवल क्या होते हैं? 4 होते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड और लिपिड। लिपिड इंपॉर्टेंट है कि ये पाया तो जा रहा है धारित वाले भाग में, लेकिन क्या होता है? ये वृहद जैव अणु नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने बोला भी है। ये देखिए, लिपिड के अतिरिक्त अविलेय अंशों में पाए जाने वाले अणु बहुलक पदार्थ होते हैं। पॉलीमर, बहुलक का मतलब क्या होते हैं? ये सब पॉलीमर होते हैं, लिपिड को छोड़कर। लिपिड जिनके अणुभार 800 से अधिक नहीं होते हैं, वे अम्ल अविलेय अंश या वृहद आणविक अंश की श्रेणी पर क्यों आते हैं? यह एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रही है कि क्यों ऐसा होता है कि जो अपना लिपिड होता है वो धारित वाले भाग में पाया जा रहा है, इसे तो होना चाहिए निस्यंद वाले भाग में, लेकिन यह धारित वाले भाग में कैसे चला गया? तो उसका एक रोचक है तथ्य है जो एनसीईआरटी ने बोला है। वास्तव में लिपिड कम अणुभार के यौगिक होते हैं। वे ऐसे ही नहीं मिलते, बल्कि क्या होते हैं? कोशिका झिल्ली और दूसरी झिल्लियों के बीच पाए जाते हैं या दूसरे झिल्लियों में पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते, ये हमारी झिल्लियों में पाए जाते हैं। जब इन्हें हम ऊतकों को पीसते हैं तो क्या होता है? तो इनकी जो कोशिकीय संरचना होती है वो विघटित हो जाती है। विघटित का मतलब क्या होता है? टूट जाती है। जब ये टूट जाती है तो उसके बाद क्या होता है? कोशिका झिल्ली व अन्य दूसरी झिल्लियां टुकड़ों में विखंडित हो जाती हैं तथा पुटिका बना देती हैं। पुटिका का मतलब एक पाउच के रूप में, थैली के रूप में संरचनाएं आपस में बना लेती हैं। जब ये थैली के रूप में संरचनाएं बना लेती हैं तो ये जल में घुलनशील नहीं होती है। इस कारण से इन झिल्लियों के पुटिका के रूप में टुकड़े अम्ल अविलेय अंश में अविलेय अंश के भाग के साथ पृथक हो जाते हैं। मेन कारण ये है, क्या है कि जब हम कोई ऊतक लेते हैं या कोई पत्ती लेते हैं, जब उसको हम पीसते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, खलर मूसर की सहायता से उसे कूटते हैं, तो क्या होता है? जो इसकी झिल्लियों पर लिपिड पाया जाता है वो क्या होता है? विखंडित हो जाता है। जब वो विखंडित हो जाता है तो ये पाउच के रूप में, पुटिकाओं के रूप में अपने आप को एकत्र कर लेता है, जिसके कारण इनका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है और क्या हो जाता है? अम्ल अविलेय अंश में रह जाता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुल नहीं पाते तो ये नीचे नहीं आ पाते। मेन कारण ये है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आगे बोल रही है कि सही अर्थ में लिपिड वृहद अणु नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है। पूछेगा कि क्या लिपिड जो होता है वृहद जैव अणु होता है? तो वृहद जैव अणु नहीं होता है, क्योंकि इसका जो अणुभार होता है 800 डाल्टन यूनिट से कम होता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो
पक्का आप इसे सही कर लेंगे, उम्मीद है। अम्ल विलय अंश वास्तव में कोशिका द्रव संगठन का भाग होता है। जो हमारा निस्यंद होता है वो किसका भाग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोशिका द्रव का भाग होता है। कोशिका द्रव व अंगकों के वृहद अणु अम्ल अविलय अंश होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर जीव ऊतक या जीवों का संगठन बनाते हैं। संक्षेप में, यदि जीव ऊतकों में पाए जाने वाले रासायनिक संगठन को बाहुल्यता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया जाए तो हम पाते हैं कि जीवों में पानी सबसे सर्वाधिक बाहुल्यता से मिलने वाला रसायन है। ये तालिका दी गई है, इसको देखते हैं। तालिका में क्या दिया गया है, तालिका में सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा है, अपना जल पाया जा रहा है। किसी एक कोशिका में प्रति कोशिका दिया गया है, देखिए कुल कोशिकीय भार का एक कोशिका में कितना पाया जा रहा है, कितने प्रतिशत पाया जा रहा है। जल एक कोशिका में कितना पाया जा रहा है, 70 से 90%। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जल। उसके बाद क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कितना 10 से 15%। यहाँ से क्वेश्चन आता है, परसेंटेज पूछेगा कौन कितना पाया जाता है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितना आता है, 3%। लिपिड 2%। और न्यूक्लिक अम्ल कितना आता है, 5 से 7%। बच्चों को डाउट कहाँ पर आता है, ये लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल में। याद रखना, लिपिड कितना पाया जा रहा है, 2%। और न्यूक्लिक अम्ल कितना पाया जा रहा है, 5 से 7%। याद रखिएगा। न्यूक्लिक अम्ल में कौन कौन आता है, आरएनए व डीएनए आता है। क्या आता है न्यूक्लिक अम्ल में, आरएनए व डीएनए 5 से 7% होता है। वहीं पर आयन के रूप में क्या पाया जा रहा है, आयन के रूप में जो आयन होते हैं वो कितना पाया जा रहा है, 1% पाया जाता है। और यहाँ से 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है। एक पूछेगा कोलेजन के बारे में। कोलेजन क्या होता है, जंतु जगत में सबसे प्राचुर प्रोटीन होता है। जो कोलेजन प्रोटीन होती है वो जंतु जगत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि संपूर्ण जैव मंडल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन पाई जाती है, वो होता है रूबिस्को। कहाँ पर पढ़ चुके हैं, जो पादपों का प्रकाश संश्लेषण वाला चैप्टर या श्वसन वाला चैप्टर था, वहाँ पर हमने रूबिस्को के बारे में पढ़ा था। आपको कमेंट करके बताना है रूबिस्को में कितने कार्बन होते हैं और इसका क्या कार्य होता है। आपको ये कमेंट करके बताना है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। रूबिस्को जो प्रोटीन होती है वो संपूर्ण जैवमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जंतु जगत में कौन सी पाई जाती है, कोलेजन पाई जाती है। ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। अब आगे क्या पढ़ा रही है एनसीईआरटी, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन क्या होते हैं, अपने पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये अमीनो अम्ल के रेखीय श्रृंखला होती है। जो अमीनो अम्ल ऊपर पढ़ चुके हैं हम, जो क्या थे, प्रतिस्थापी मेथेन थे, उनसे मिलकर क्या किनका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो अमीनो अम्ल होते हैं वो कौन से बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, वो आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बंध, पेप्टाइड बंध। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, अभी देखेंगे चित्र। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होते हैं। प्रत्येक प्रोटीन किसका बहुलक होते हैं, अमीनो अम्ल का। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफान, लाइसिन आदि। प्रोटीन समबहुलक होते हैं, प्रोटीन समबहुलक नहीं होते हैं। देखिए लिखा गया है क्या, कि प्रोटीन समबहुलक नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, विषमबहुलक होते हैं। एक समबहुलक एक एकलक की कई बार आवर्ती के कारण बनता है। समबहुलक में क्या होते हैं, एक ही प्रकार के यौगिक बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन विषमबहुलक में अलग अलग प्रकार के यौगिक आपस में बार बार रिपीट होते हैं। अमीनो अम्ल के बारे में यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है, जैसा कि बाद में पोषण अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग होते हैं, इस पर आता है एक अति आवश्यक अमीनो एसिड और आता है एक अनावश्यक अमीनो एसिड। हमारे शरीर पर टोटल अमीनो एसिड लगभग 300 पाए जाते हैं, जिस पर नॉन प्रोटीन जो होते हैं, जो प्रोटीन के निर्माण में भाग नहीं लेते, वो लगभग 280 होते हैं। और जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं वो कितने होते हैं, लगभग 20 होते हैं। ये देखिए लिखा गया है 20 प्रकार के ही अमीनो एसिड जो होते हैं कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो ये 20 प्रकार के पाए जा रहे हैं, इनको फिर 2 भागों में बांटा गया है। कौन, एक तो अति आवश्यक और दूसरा अनावश्यक। अति आवश्यक क्या होते हैं, इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। जब इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होगा तो इनको क्या करेंगे, हम भोजन के द्वारा ग्रहण करेंगे। दूसरा होता है अनावश्यक। अनावश्यक का मतलब क्या होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड।
इनका संश्लेषण शरीर में होता है तो हमें बाहर से लेने की इनकी आवश्यकता नहीं होती है। जो अति आवश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं 10, उनमें कौन कौन आता है? उन पर आता है फेनिल एलेनिन, दूसरा होता है मेथियोनिन, तीसरा होता है ट्रिप्टोफैन, चौथा कौन होता है? ल्यूसिन, और पांचवा कौन होता है? वैलिन। इसके बाद क्या होता है? लाइसिन, इसके बाद आर्जिनिन, इसके बाद क्या होता है? थ्रियोनिन, इसके बाद आता है आइसोल्यूसिन और हिस्टिडिन। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इसकी एक ट्रिक है, आप बना लीजिए, पीएमटी लव लाती है, ये ट्रिक है। पी से क्या हो जाएगा? फेनिलेलेनिन, एम से क्या हो जाएगा? मिथियोनिन, टी से ट्रिप्टोफैन, एल से ल्यूसिन, वी से वैलिन, एल से लाइसिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन और आई से आइसोल्यूसिन, है से क्या हो जाएगा? हिस्टिडिन। आप लिख सकते हैं पीएमटी लव, एलवी लाती है, LATI है से क्या हो जाएगा? हिस्टिडिन। आप लिख सकते हैं साइड में कि पीएमटी लव लाती है। ये कैसे होते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जिनको हम खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या एनसीईआरटी बोल रही है? कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होते हैं जिनकी आपूर्ति खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है। इस तरह आहार की प्रोटीन इन आवश्यक अमीनो अम्ल के स्रोत होते हैं। इस प्रकार से अमीनो अम्ल अनिवार्य तथा अनिवार्य हो सकते हैं। अनिवार्य वे होते हैं जो हमारे शरीर पर बनते हैं, जबकि हम अनिवार्य अमीनो अम्लों की आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थों से करते हैं, जो हम अभी आपको बता चुके हैं। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं। इनमें से कुछ पोषक के कोशिका झिल्ली से होकर अभिगमन करते हैं तथा कुछ संक्रामक जीवों से बचाने में सहायता करते हैं और कुछ एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ये तालिका दी गई है, कौन कौन से प्रोटीन क्या क्या कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट तालिका है, याद रखिएगा। पहला जो कोलेजन हो गया, अंतरा कोश की भरण पदार्थ के रूप में काम करता है, जो जीवों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद ट्रिप्सिन एंजाइम के रूप में काम करता है, ये भी क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन होता है। वहीं पर जो प्रतिजीवी ने क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी बोलते हैं। ये क्या करता है? संक्रमणकर्ता से लड़ता है। वहीं पर ग्राही के रूप में क्या पाए जाते हैं? संवेदी ग्रहण, सूंघना, स्वाद हार्मोन आदि। वहीं पर ये देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये नीट में क्वेश्चन आया था कि जो GLUT4 होता है, इसका क्या कार्य होता है? ये ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन करवाता है, GLUT4। ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे किसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला है? पॉलीसैकेराइड के बारे में बोला है। पॉलीसैकेराइड के बारे में क्या बोल रही है? अम्ल अभिलेय भाग में दूसरे श्रेणी के वृहद अणुओं की तरह पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, भी पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? धारित भाग में पाए जा रहे हैं। ये पॉलीसैकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला सूत्र की तरह कपास के रेशों में पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के एकलक सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के रूप में सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज क्या होता है? एक बहुलक पॉलीसैकेराइड होता है, जो एक प्रकार का मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना होता है। इसमें एनसीईआरटी ये बोल रही है, जो अपना कार्बोहाइड्रेट होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला मोनोसैकेराइड जिसे शर्करा बोलते हैं, दूसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है, और जो होता है पॉलीसैकेराइड वो क्या होता है? वो एक से अधिक बहु इकाइयों या शर्करा की लंबी श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। इकाइयां निर्जलीकरण द्वारा निर्मित ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ये जो पॉलीसैकेराइड हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, लेकिन आपको थोड़ा बता दें, जो बेसिक जानकारी है, जिससे आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा। जो अपना पॉलीसैकेराइड होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? एक समान एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? भिन्न एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। हमारे एनसीईआरटी में क्या है? केवल होमोपॉलीसैकेराइड दिए गए हैं। होते दो प्रकार के हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में कौन से पॉलीसैकेराइड हैं? केवल होमोपॉलीसैकेराइड। कौन से? जो एक समान एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड में आता है जैसे राइबोज शर्करा, ग्लूकोज शर्करा, ये आते हैं होमोपॉलीसैकेराइड के रूप में या मोनोसैकेराइड के रूप में। और होमोपॉलीसैकेराइड एक समान रूप में आते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं? ग्लाइकोजन, स्टार्च, एनुलिन, सेलुलोज, काइटिन इत्यादि आते हैं, जिनके बारे में एनसीईआरटी आगे पढ़ा रही है, पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? ये पॉलीसैकेराइड शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है। यह श्रृंखला सूत्र की तरह होती है, जैसे कि कपास के रेशे में
विभिन्न प्रकार के एकलक सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के रूप में जो सेलुलोज होता है एक बहुलक पॉलीसैकेराइड होता है। सेलुलोज क्या होता है? एक प्रकार का बहुलक पॉलीसैकेराइड होता है जो एक प्रकार के मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज से बना होता है। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर बनाते हैं क्या? अपना सेलुलोज। ये हाईलाइट कर लीजिए। मोनोसैकेराइड के रूप में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज एक कैसा है? समबहुलक होता है। आपको बता चुके कि हमारे एनसीईआरटी में क्या है? केवल समबहुलक है, होमोपॉलीमर है। समबहुलक को क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड बोलते हैं। समबहुलक है। इसका एक परिवर्ती रूप स्टार्च जो है, इसी का एक परिवर्ती रूप स्टार्च जो होता है जिसे क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। सेलुलोज से भिन्न होता है, लेकिन यह पादप ऊतकों में ऊर्जा भंडारण के रूप में मिलता है। प्राणियों में एक अन्य परिवर्ती रूप होता है जिसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। ये सब क्या होते हैं? ये सब ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। ग्लाइकोजन हो गया और अपना क्या हो गया? स्टार्च हो गया। ये सब ग्लूकोज के बहुलक हैं, याद रखिएगा तीनों, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। उसके बाद एक पाया जा रहा है अपना एनुलिन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनुलिन कैसा होता है? फ्रक्टोज का बहुलक होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक पॉलीसैकेराइड श्रृंखला जैसे ग्लाइकोजन का दाहिना सिरा अपचायक व बायां सिरा कैसा होता है? अनअपचायक होता है। जो अपने सैकेराइड होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें क्या होते हैं? दो सिरे होते हैं। पहला होता है दाहिना सिरा और दूसरा होता है बायां सिरा। दाहिना सिरा क्या होता है? अपचायक होता है। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? राइट एंड। इंग्लिश में याद करिए तो आपको आसानी होगी। राइट एंड कैसा होता है? रिड्यूस होता है। आर से राइट और आर से क्या हो गया? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? अपचायक होता है। राइट एंड क्या होता है? अपचायक के रूप में काम करता है। और बायां सिरा क्या होता है? अनअपचायक होता है। एक अपचायक है तो दूसरा कैसा होगा? अनअपचायक होगा। यह शाखायुक्त होता है जो व्यंग चित्र जैसे दिखाया गया है। चित्र को अभी देख लेंगे। मंड में द्वितीयक संरचना कुंडलीदार संरचना होती है। जो अपना मंड स्टार्च पाया जाता है ये कुंडलीदार संरचना होती है। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु इसके कुंडली भाग से जुड़ जाते हैं। जब मंड की क्रिया आयोडीन से कराई जाती है तो इसके कुंडलीदार भाग जो होते हैं वो आयोडीन से जुड़ जाते हैं, जिस पर यह कलर देता है। आयोडीन अणु मंड के साथ जुड़कर कैसा रंग देता है? नीला रंग देता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आयोडीन अणु मंड के साथ जुड़कर कैसा रंग देता है? नीला रंग देता है। सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलिनियां नहीं मिलती हैं, जिसके कारण यह आयोडीन में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिससे कारण सेलुलोज का कोई भी आयोडीन के साथ कलर नहीं होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह चित्र दिया गया है, इसमें देखिए एक रिड्यूसिंग एंड हो गया। ये ग्लाइकोजन के अंश का चित्रात्मक परिवर्तन दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी? पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कागज पौधे के लुगदी से बना होता है। जो सेलुलोज होता है, जो हमारा कागज होता है जिस पर हम लिखते हैं, वो क्या होता है? सेलुलोज होता है। जो किससे बनता है? जो पौधों की लुगदी से बनाया जाता है। रुई के धागे सेलुलोज से बने होते हैं। जो हमारा रुई कॉटन होता है उस पर सेलुलोज की मात्रा 90% होती है। वहीं पर जो लकड़ी होती है उस पर सेलुलोज की मात्रा कितनी होती है? 50% होती है। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसैकेराइड मिलते हैं। ये अमीनो शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा जैसे ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन आदि से मिलकर बने होते हैं। हमारे एक उसमें पाया जाता है काइटिन। काइटिन कहाँ पर पाया जाता है? आप आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा है, आपको पढ़ा चुके हैं जीव। उसमें कौन सा चैप्टर था? प्राणी जगत। प्राणी जगत में हमने आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ाया था। वहाँ पर हमने पढ़ाया था काइटिन, जो बाह्यकंकाल आर्थ्रोपोडा का बना होता है। किससे बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये क्या होता है? किससे मिलकर बना होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से मिलकर बना होता है। काइटिन जो होता है कहाँ पर पाया जाता है? आर्थ्रोपोडा के बाह्यकंकाल पर पाया जाता है। उसके बारे में बोल रही है। से मिलकर बना होता है। जैसे आर्थ्रोपोडा के बाह्यकंकाल जटिल सैकेराइड काइटिन से मिलकर बना होता है। इंपॉर्टेंट है कि जो काइटिन होता है कैसा होता है? जटिल सैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड, जटिल पॉलीसैकेराइड अधिकतर कैसे होते हैं? समबहुलक होते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी किसके बारे में पढ़ा रही है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे प्रकार का एक वृहद अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अभिलेय अंश में मिलता है। न्यूक्लिक अम्ल भी कहाँ पाया जा रहा था? अम्ल अभिलेय अंश में पाया जा रहा था।
दो पढ़ चुके, प्रोटीन पढ़ चुके, हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके जिसे पॉलीसैकेराइड बोलते हैं वो पढ़ चुके। अब न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, तीसरा है ये, उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। या पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं या पॉलीसैकेराइड व पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक या कोशिका का वास्तविक वृहद आणविक अंश बनाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है। पहला विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा मोनोसैकेराइड तथा तीसरा क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल या फास्फेट। ये देखिए, आपको ये चैप्टर कठिन क्यों लगता है? क्योंकि एनसीईआरटी ने ये बीच बीच में झोल करके पढ़ाया है। ऊपर देखो पढ़ा दिया, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में थोड़ा ऊपर पढ़ाया था जो हमने संरचनाएं देख चुकी है, अब आधा यहाँ पढ़ा रही है, तो बच्चे को डाउट हो जाता है कि क्या कहाँ से पढ़ें। तो आप ये ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में ऊपर भी थोड़ा पढ़ा था। ये 3 प्रकार न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड अभी संरचनाएं जो देख चुके थे वही है। इस पर क्या क्या पाया जाता है? इस पर 3 चीजें पाई जाती हैं। पहला विषम चक्रीय यौगिक, ये क्या होते हैं? नाइट्रोजनी बेस होते हैं, प्यूरीन या पिरीमिडीन होते हैं। विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं? प्यूरीन या पिरीमिडीन होते हैं। मोनोसैकेराइड राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। उसके बाद तीसरा क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल या फास्फेट। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? विषम चक्रीय यौगिक प्लस मोनोसैकेराइड, दो चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। याद रखिएगा, साइड और टाइड में क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है या फास्फेट समूह जुड़ जाता है। चित्र 9.1 वही पीछे जो काफ़ी चित्र दिए गए थे वहीं पर हम पढ़ चुके हैं, चित्र आपको बता चुके थे। तो पाएंगे कि न्यूक्लिक अम्ल में विषम चक्रीय यौगिक नाइट्रोजनी क्षार के रूप में पाए जाते हैं, जिस पर प्यूरीन या पिरीमिडीन हो सकते हैं। प्यूरीन क्या होते हैं? एडेनिन ग्वानिन प्यूरीन होते हैं। यूरेसिल साइटोसिन और थाइमिन क्या होते हैं? पिरीमिडीन होते हैं। एडेनिन व ग्वानिन प्रतिस्थापी प्यूरीन व अन्य 3 प्रतिस्थापी पिरीमिडीन होते हैं। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरीन व पिरीमिडीन बोलते हैं, जो आपको हम बता चुके। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो राइबोस शर्करा होती है जो मोनोसैकेराइड पेंथ्रोज शर्करा होती है, या फिर डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। राइबोस शर्करा किस में मिलती है? आरएनए में मिलती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा किस पर मिलती है? डीएनए में मिलती है। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोस मिलता है उसे डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए बोलते हैं, व जिसमें राइबोस शर्करा मिलती है उसे क्या बोलते हैं? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए बोलते हैं। इस प्रकार आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, न्यूक्लिक अम्ल तक इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद पार्ट 2 में हम कहाँ से देखेंगे? प्रोटीन की संरचना के बारे में देखेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बच्चे को ये चैप्टर इस वजह से कठिन लगता है कि आधी चीज़ कहीं दे रहा है, आधी चीज़ कहीं दे रहा है। देखो, प्रोटीन के बारे में 2 जगह ऊपर पढ़ा चुका है, अब फिर एक जगह ऊपर अभी पढ़ चुके प्रोटीन, अब बीच में फिर देखिए प्रोटीन की संरचना दे दी है। एनसीईआरटी ने इसका क्रम बदल दिया है। डायरेक्ट प्रोटीन पढ़ा रहा था तो प्रोटीन की संरचना ही दे देता, तो बच्चे को एक मतलब डायरेक्ट याद करता चला जाता है। लेकिन यहाँ बच्चा भूल जाता है, प्रोटीन के बारे में ऊपर पढ़ा, भूल गया, उसके बाद प्रोटीन की संरचना आ गई तो अब बच्चा प्रोटीन ही नहीं जानता क्या है। फिर उसमें देखिए पढ़ाया गया विषम बहुलक है, ये है, वो है, इसलिए बच्चों को काफ़ी टफ चैप्टर लगता है। पढ़ा और तुरंत गायब हो जाता है। एनसीईआरटी समझ में नहीं आ जाती है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। इसलिए इसको आपकी नोट्स होंगी उनको सामने रखिए, एनसीईआरटी खोलिए, फिर उसमें देखिए कि अच्छा ये यहाँ से यहाँ उठा के रखा हुआ है। इससे आपका ये चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा और आपके टिप्स पर हो जाएगा। मेन चीज़ यही है कि ये कठिन इसलिए लगता है क्योंकि उसमें चित्र कहीं और बना रखे हैं, कुछ भाग ऊपर पढ़ा रहा है, कुछ भाग नीचे पढ़ा रहा है, बीच में कुछ कर दे रहा है, इस वजह से ये चैप्टर कठिन हो जा रहा है। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी आसान चैप्टर है, कठिन नहीं है। बस इसमें एनसीईआरटी ने यही किया है कि कुछ चीज़ कहीं पढ़ा रहा है, कुछ चीज़ कहीं पढ़ा रहा है, इसलिए बच्चों को ये कठिन लगता है। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर लेना। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको बता दें, अगर इसके हाईलाइटेड नोट्स चाहिए आपको तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पर हम नीट से रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ उसके साथ साथ आपको और भी नोट्स मिल जाएंगे। इसकी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर इस चैनल के आप होम पेज में जाकर वहाँ से आप किसकी लिंक से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं।
तो चलते हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।